नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। यह है बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां पर जाते हैं, सौगातों की बौछार कर देते हैं। हाल ही में कई बड़े फैसले लिए गए, उन पर कैबिनेट की मोहर लगवाई गई। चाहे मसला एमएसपी का हो, चाहे अग्निवीर का या फिर आरक्षण का। गुरुवार को सैनी कैबिनेट ने कर्मचारियों और किसानों को लेकर भी कई बड़े फैसले किए। सरकार के इन फैसलों के बावजूद क्या कर्मचारी किसान खुश हैं या उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे हरियाणा के बड़े नेताओं की जुबानी। क्योंकि जो विपक्ष है वो सरकार ये जितनी भी घोषणाएं कर रही हैं उनको जुमला करार दे रहा है। क्या है पूरा माजरा, देखिए बड़ी बहस की इस पहली बड़ी रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासी रणभेरी के बीच सभी दलों ने रैली, जनसभाओं के जरिए अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार के नेता भी चुनावों से ठीक पहले सूबे की जनता के बीच जाकर पार्टी के विकास कार्यों को जनता के सामने रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जनता के समक्ष पहुंचकर घोषणाओं का पिटारा खोलने में लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं। कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। कच्चे कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने का फैसला। किसान वर्ग के हित में 24 फसलों पर मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। 133 करोड़ 55 लाख रुपए का आबियाना माफ। 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। महिला उद्यमियों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ऋण। अग्निवीरों को मिलेगा राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी बी श्रेणी के लिए 5% कोटा दिया। लंबे समय से लंबित 7,471 टीजीटी की भर्ती को क्लियर कर युवाओं को रोजगार दिया। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया। बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,40,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी। हैप्पी कार्ड योजना के जरिए 1,000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा। करीब 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। लाल डोरी को खत्म कर प्रॉपर्टी पर मिलेगा मालिकाना हक। कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है कि मंत्रिमंडल के अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही है। 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा। वहीं सरकार की ओर से की गई घोषणाओं को लेकर सूबे के विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सिर्फ गुमराह करने की बात है। जो अभी केंद्र ने एमएसपी दे रखी है, हरियाणा में तो वो उसकी भी एमएसपी नहीं मिलती। ये तो जो अब इस टाइम पे इनका कोई अधिकृत वो तो है नहीं। हाँ, एमएसपी दे, केंद्र सरकार दे और लीगल गारंटी दे, उसकी कानूनी गारंटी दे कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसकी सजा होगी या एमएसपी लेने का उसका अधिकार होगा। तो ये काफ़ी किसानों की मांग है। अरे चुनाव के जो है, चुनावी
हैं, ढकोसले हैं। सबको मालूम है कि इन्होंने 10 साल में तो किया कुछ नहीं। तो मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों आड़तियों के साथ बैठक करके और घोषणा करी कि आड़त जो है उसको 45 से 55 करी जाएगी। बहुत बड़ा झूठा वादा आड़तियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया है। प्रदेश भर के सभी आड़ती इस चीज को समझ भी रहे हैं, क्योंकि पैडी की परचेज नवंबर में शुरू होनी है। नवंबर में तो अगली सरकार का टेन्योर है। जिस प्रकार से 10 फसलें नई एमएसपी में जोड़ी, ये तो सबने देख लिया कि वो 10 फसलों के अंदर भी किस प्रकार से आज के दिन हरियाणा सरकार किसान के साथ मजाक करे। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैसले लिए, उनमें 15 से ज्यादा फैसले इस मुख्यमंत्री ने बदले। इसका मतलब जो पहले भाजपा का मुख्यमंत्री था उसने जो फैसले लिए थे वो गलत थे। 9.5 वर्ष तक लोगों को उनके गलत फैसलों की वजह से परेशान होना पड़ा, और आज बीजेपी के मुख्यमंत्री उन फैसलों को बदल रहे हैं। काबिले गौर है कि विधानसभा चुनावों की चुनावी चौसर के बीच सरकार की ओर से की जा रही घोषणाएं कितना सिरे चढ़ पाती हैं, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। विपक्ष के नेता भी जनता के बीच जाकर खूब लोक लुभावन वादे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, जिसको लेकर सूबे की राजनीति में इन दिनों अपना सियासी उफान दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो आज की ये जो बड़ी बहस है, इसको आज हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। आज इसमें हम तमाम नेताओं को एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं कुलदीप शर्मा जी से। पूर्व विधानसभा के स्पीकर हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपका स्वागत है कुलदीप शर्मा जी। इंडिया न्यूज़ हरियाणा में इस बड़ी खबर में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज जो हम बात करने आपसे जा रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने जो पिटारा खोला है, इस पिटारे को लेकर आप अपने अंदाज़े बयां में क्या कहेंगे? देखिए, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विदाई समारोह की तैयारी हरियाणा की जनता चुनाव के माध्यम से कर रही है, ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी नहीं, ये सॉरी नहीं, ये आपने पूरा सोच समझ के कहा है जी। हाँ, जो घोषणाओं का पिटारा खोला है, जी हाँ, सारा देश जानता है जी कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, जुमलों के आधार पर केंद्र में बनी और जुमले और झूठे वायदों के आधार पर ये सरकार हरियाणा में बनी। 9.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की चक्की में हरियाणा की जनता पिसती रही, किसान लुटता रहा, नौजवान बेरोजगारी चोली दामन के साथ हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। हरियाणा के अंदर किसान को उसके फसलों की कीमत नहीं मिली। जिस किसान से वायदा किया गया था, अब नहीं 2013 में जब श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, घोषित किए गए थे कि पहली कलम से और पहली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला होगा कि किसानों को उनकी फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार की पहली कलम किसानों पर चढ़े हुए कर्जे पर चलेगी और कर्जा माफ कर दिया जाए। बड़ी तालियां बटोरी थी देश के प्रधानमंत्री ने। यह भी कहा था कि 2022 तक देश और प्रदेश के हर एक किसान
आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, C2 फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। आज 10 साल के अंतराल के बाद देश के किसान को हरियाणा के मुख्यमंत्री जो राहत की मल्लहम बता रहे हैं, मैं समझता हूं उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। जख्मों की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब किसान अपनी मांग लेकर सड़कों पर उतरे तो किसानों को लाठियों से मारा गया। जख्मों की बात इसलिए कर रहा हूं, भरी ठंड में उन पर पानी की कैनन्स का इस्तेमाल किया गया, गोलियां चलाई गई, कत्ल हो गए लोग। 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर अपने जीवन की आहुति दे चुके थे। तब जाकर देश के प्रधानमंत्री ने, अगर उनके फैसले गलत नहीं, अगर तीनों कानून काले कानून नहीं, तो क्या बात थी कि देश के प्रधानमंत्री ने अचानक 14 अप्रैल को राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर स्वयं घोषणा की, किसान भाइयों मैं आपसे माफी मांगता हूं। 700 जीवनों की आहुति लेकर 10 साल किसान को लूटकर आप उनसे माफी मांग रहे हैं, और आज किसान को कह रहे हैं कि हमने आपको MSP की गारंटी दे रहे हैं, 13 और फसलें इंक्लूड की जा रही। हमने कहा, आपने खुद कहा कि MSP की गारंटी कानून द्वारा दी जाएगी। जो MSP से अनाज नहीं खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही तो मांग कर रहे थे किसान। आज भी आपने जो MSP गारंटी की बात की है, वो फसल आएगी अक्टूबर नवंबर में, तब तक आपका विदाई समारोह हो चुका होगा। जी इसलिए मैं कह रहा हूं, शर्मा जी मात्र घोषणाएं जी, बीच में आपको रोक रहा हूं मात्र क्योंकि घोषणाएं हम आज किसानों की जेब से जी आज हम किसानों की फोकस जेब करेंगे से हरियाणा पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जैसा आपने कहा कि फसल नवंबर में आएगी, चुनाव हमारे अक्टूबर में आ रहे हैं। लेकिन ये जो 2014 से लेकर 2024 का समय रहा, इसमें 5 साल के बाद आपको मौका मिल सकता था, लेकिन चाहे आप लोकसभा की बात करें, 10 की 10 सीटें हार गए थे पिछली बार, इस बार 10 में से 5 आई हैं। और उसकी हार की वजह जो हमारी समझ में आती है वो ये आती है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो बहुत चरम पे थी। अगर आपके पुराने डॉक्टर साहब अशोक तंवर हारते हैं, जब कांग्रेस में हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, आपने बताया था कि अध्यक्ष तो हैं, डॉक्टर भी हैं, पर कांग्रेस का इलाज नहीं कर पाए थे, तो कुमारी शैलजा खुश हो जाया करती थी, चल अशोक तंवर हार गए। अशोक तंवर इसलिए खुश हैं कि चलो दीपेंद्र हुड्डा भी हार गए, ये हार गए तो ये खुश हैं। और अपने अपने गुट बनाकर अपना अपना प्रदर्शन करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का कार्य करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी फिर से न केवल लोकसभा में बल्कि हरियाणा में भी सत्ता में आ गई। इस बार कांग्रेस की पार्टी के हालात क्या हैं, और लोकसभा का जो ये रिजल्ट आया है, इसमें दोबारा से एनडीए की सरकार बनी है। पिछली बार बीजेपी की थी, एनडीए के साथ में थी, लेकिन इस बार एनडीए की है। तो कितना स्कोप आप देख पा रहे हैं हरियाणा के लिए कांग्रेस का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2019 तक सरकार बनी, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटें जीती, ये मैं मानता हूं। उस टाइम हाइपर नेशनलिज्म था। पुलवामा और जो घटनाएं हुई उससे जुड़ी हुई, उसकी वजह से देश के अंदर एक हाइपर नेशनलिज्म जनरेट हुआ। बीजेपी के काम को नहीं, देश के नेशनलिज्म पर वोट गई। लेकिन जब हरियाणा का सवाल आया 2019, तो जो भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा लेकर चली, दावे कर रही, वो भारतीय जनता पार्टी स्टेट के अंदर 75 पार तो छोड़ो, अपनी क्लियर मेजॉरिटी ने ले पाई और 40 सीटों पर सिमट गई। और हम जो कांग्रेस के लोग थे, जिनकी 15 सीट आई थी 2014 में, हम 31 सीट लेकर पहुंचे। आपने कांग्रेस की गुटबाजी की बात की। देखिए, कांग्रेस एक बड़ा दल है, इसमें नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सभी की नेता सोनिया गांधी हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं,
प्रियंका जी, हम सब लोगों के नेतृत्व का कोई झगड़ा नहीं है। हमारी आपसी बात जो आप करना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखिए। भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन चरम सीमा पर गई हुई है गुटबाजी। धनखड़ जी सल्फ कर रहे हैं, उधर अभिमन्यु जी की आवाज बदली हुई है। हमारी गन्नौर की विधायक ने तो सीधा प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली जी को चुनौती दे दी है। ये गन्नौर क्योंकि आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, आप वहाँ के जाने माने नेता हैं और इस बार भी चुनाव मैदान में आप ताल ठोकेंगे, ऐसी हमारे पास सूत्रों के द्वारा जानकारी है, हालांकि औपचारिक घोषणा होना बाकी है। ये क्या हुआ गन्नौर में, क्यों वो मोहतरमा नाराज क्यों हो गई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से? हालांकि वो भी आपके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभी महाकाल में माथा टेकने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पे हम उनसे रास्ता कायम करेंगे आपसे बातचीत करने के बाद। तो क्या मसला क्या है ये? देखिए, ऐसा है कि कोई भी सिटिंग विधायक, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हमारा डिसिप्लिन रहता है, कोई भी सिटिंग विधायक जब प्रदेश अध्यक्ष को डायरेक्ट चुनौती दे रही और इस बात का प्रदेश अध्यक्ष ने आज तक जवाब नहीं दिया है कि उन्हीं की पड़ोस की विधायक है, उन्होंने उनको चुनौती क्यों दी? ये गुटबाजी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज दिखाई दे रही। अब अनिल विज जी का देखिए, 6 टाइम एमएलए सल्फ कर रहे हैं, अंबाला के कोप भवन में बैठे हैं, अपनी सरकार की आलोचनाएं खुद कर देते हैं। ऐसे ही अनेकों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज के दिन गुटबाजी दिखाई दे रही है, हर विधानसभा स्तर पर दिखाई दे रही है। उसकी चर्चा आपको करनी चाहिए। कांग्रेस एक संगठित दल है, कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। ठीक है, मतभेद हुआ करते हैं अपने अपने तरीके से। सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आने वाले 2024 के चुनाव को तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर, हाथ के निशान को हाथ में लेकर हम इस चुनाव को जीते। हमारे बीच में कोई किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं, और गुटबाजी अगर किसी में कहीं दिखाई भी दे रही है तो आज एक बात मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा की जनता के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। हरियाणा की जनता आज कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए एक है और एक ही आवाज में कह रही है कि अगर हरियाणा प्रांत को अगर आगे कोई विकास के रास्ते पर दोबारा ले जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी की अराजकता से कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हम तो लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है, खफा नेता एक दूसरे से रहते हैं, आप भी थोड़े थोड़े खफा दिखाई दिए पिछले दिनों में। हुड्डा साहब हाथ खींच के ला रहे थे, पंडित जी आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, वो क्या माजरा था? वो भी दर्शक आपके मुंह से जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने में बड़ी माहिर पार्टी जी, और मैं समझता हूं कि अफवाह फैलाकर इन्होंने 2014-2019 की सरकारें बनाई। व्हाट्सएप इंडस्ट्री से इन्होंने अपना खेल चालू किया, यूट्यूबर्स से अपना खेल चालू किया। मैं विदेश में गया हुआ था, पीछे से श्रीमती किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में क्रॉस ओवर कर गई। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा फैलाई गई अफवाह कि कुलदीप शर्मा भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अंततः मुझे कहना पड़ा कि मैं जीवन में कोई भी बलिदान कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कभी जीवन में नहीं कर सकता। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। राजनीति में चाणक्य पंडित को टिकट नहीं मिली थी, उससे मुझे निराशा थी। उस बात को कहने में मुझे आज कोई इतराज नहीं, लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव, नशेबो फराज चलते हैं। हम कांग्रेस के अंदर हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, 2 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि कुलदीप शर्मा जी आप हमारे सीनियर लीडर हैं, ये जो अफवाहों का बाजार बीजेपी ने गर्म किया था, उस आग पर आज आपने स्वयं अपनी जुबान से आज पानी फेरा है, हम आप जैसे व्यक्ति को कैसे खो देंगे? तो मैं समझता हूं मेरा तो बड़ा मान सम्मान बढ़ाया था। इन बातों से अफवाहें क्यों फैलती हैं? इन बातों से तो अफवाहों को खत्म हो जाना चाहिए। आप भी आज पूछ रहे हैं
बात 2 महीने की हो गई। ये कांग्रेस के अंदर 3 पीढ़ियों से हम बैठे हैं। कांग्रेस ने हमने बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस ने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। कांग्रेस ने मुझे पहले टर्म के एमएलए को स्पीकर बनाया। दोबारा हम विधायक बन के गए। कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता की भूमिका से हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन अफवाहों के सहारे कभी किसी नेता के बारे में, कभी किसी नेता के बारे में जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं, मैं समझता हूं उनको बहुत बड़ी निराशा हासिल हुई। जी, जो भारतीय जनता पार्टी है, आप वो जो भी घोषणाएं करती हैं आप उनको जुमला करार दे देते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ती है और कहती है कि अब की बार 400 पार, या जब हरियाणा में चुनाव लड़ती हैं अब की बार 70 पार, तो इन जुमलों को फिर आप सीरियसली लेकर उस डिस्कशन में क्यों पड़ जाते हैं? अपनी पार्टी की जो तैयारी है वो पीछे क्यों छूट जाती है? उनके जुमलों को काउंटर करने में पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था और 240 पे अपना बहुमत नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैसाखियों के सहारे चल रही और 5 साल हरियाणा में बैसाखियों के सहारे ये सरकार चली। अब बैसाखियां हट गई हैं। बैसाखियों के सहारे पर इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस सरकार के अंदर जो शोषण हुआ है किसान का, नौजवान का, जो बेरोजगारी का आलम और जो कानून व्यवस्था का दिवाला निकला, आप देख लेना। जब इन्होंने हरियाणा में 75 पार का नारा लगाया तो 40 आई। आज ये नारा लगाने की भी परिस्थिति में नहीं है। क्यों नहीं कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतनी अच्छी घोषणाएं की हैं, तो आज कहना चाहिए कि हम एक बार फिर 75 पार जाएंगे। लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, इन पर हंसेंगे और आप देखेंगे कि 20 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी पार कर जाए तो बहुत बड़ा अचंभा होगा। जहां तक कांग्रेस की बात, हमने लोकसभा चुनाव एक होकर लड़ा और आप जानते हैं कि जो 10 सीटें हमने हारी और जिन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अब भी दावा कर रही थी कि हम जीतेंगे, उनमें से 5 सीटें और 2 सीटें रोहतक और सिरसा 3-3 लाख के मार्जिन से हमने जीती। 5 सीटों पर हम वापस करें। हमारा वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। हमारी नंबर ऑफ सीट्स वन असेंबली जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। और हर प्रकार से अब जो लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं मोदी का फैक्टर काम कर रहा था, मोदी जी का। लेकिन अब मोदी जी की भी नैया इनके हाथ से निकल गई। अब ये किसका सहारा लेने? अब ये झूठ का सहारा लेने, झूठी घोषणाएं करेंगे। क्या बात हो गई? अभी अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 9.5 साल रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के हर जन विरोधी फैसले को आज पलटना पड़ रहा है। कब? जबकि चुनाव की घोषणा होने वाली। 2000 का बोनस दे रहे हैं किसान को और आपने किसान की जेब से डीजल की कीमत बढ़ा के पैसा नहीं निकाल लिया। जो दवाइयों का खर्चा होता है फसल में, उस पर जीएसटी लगा के उसकी कीमतें नहीं बढ़ा दी। आपने भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू से कम खरीद पर उनकी भरपाई करने का योजना, एक एक दाना खरीदने की बात की। कहां है वो दाना? किसान इन खेल को समझ गया है। हरियाणा का किसान चाहे वो किसी भी जाति से है, किसान की कोई जाति नहीं, सभी जातियों में किसान किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, वो देश के अंदर सर्वोच्च बड़े किसान नेता थे, कि भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों, धनाढ्य लोगों की पार्टी है, कि कभी किसान हितैषी नहीं हो सकती। और आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जब इन्होंने फौज को एडोकिज्म में ले गए, अग्निवीर की, हरियाणा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है देश की सेनाओं के अंदर। हमारे 13,000 नौजवान पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस में जाते थे, तो संख्या घटकर 800 रह गई अग्निवीर के नाम पर। एडोकिज्म आ गया। ना अग्निवीर को पेंशन है, ना अग्निवीर को आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ना मेडिकल्स है। आप 1 करोड़ रुपए देकर उनको छुट्टी कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कहा है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। हम देश के अंदर सीमाएं देखिए, बांग्लादेश में आपकी नीतियों से अशांति हो गई। चाइना हमारे
बॉर्डर्स पर रोज खटखटा रहा है। श्रीलंका में सरकार का पलटा हो गया, इंडिया विरोधी और चाइना समर्थक सरकार बैठ गई। पाकिस्तान हमारी सरहदों पर हर वक्त घुसपैठिया कर रहा है, जम्मू और कश्मीर अशांत हो रहा है। ऐसे में हमें स्थायी सेना चाहिए, अग्निवीर नहीं चाहिए, हमें स्थायी वीर चाहिए जो देश के लिए सेवा के अंदर अर्पित करे। आपने एडोकिज्म आर्मी मिला दी, आपने एडोकिज्म सर्विसेज मिलाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आप कह रहे हैं 1,40,000 नौकरियां, अरे उसमें एडोकिज्म कितना था? कौशल रोजगार निगम, नो पेंशन, नो मेडिकल, यू आर पुटिंग, आप नया नाम देके अब डीसी रेट पर लोगों को लगा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं घोषणा में कि जब तक इनकी रिटायरमेंट होगी तब तक इनकी उसकी सुरक्षा दी जाएगी, इनकी नौकरी। आपने इन लोगों को परमानेंट क्यों नहीं लगाया? आपने हरियाणा के लोगों को धोखे में क्यों रखा? क्यों? आपने कहा था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरियां खत्म करें, आपने कहा था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लगाए हुए लोगों को पक्का करें। अब जब आपकी सरकार जा रही है तो इस प्रकार की घोषणाएं चुनावी हार को देखकर बौखलाहट में। जी, इस पे मैं थोड़ा सा और आपसे तफसील से जानना चाहूंगा, क्योंकि जब भी हरियाणा की राजनीति को लेकर, विधानसभा को लेकर या लीगल मैटर आता है तो ऑनलाइन हो, टीवी पर हो, ऑफलाइन हो, तो उसमें मेरे सबसे फेवरेट इंसान कुलदीप शर्मा रहते हैं। ये जो मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की है 1,20,000 कर्मचारियों को अब जॉब गारंटी दी जाएगी, तो ये जो गारंटी है इसमें क्या कोई खेल है या अब वो रिटायरमेंट तक इसका फायदा उठा सकते हैं? और रिटायरमेंट तक अगर रहेंगे तो जो कच्चे कर्मचारी हैं और पक्के कर्मचारी हैं उनमें फर्क क्या रहा? नहीं, दिस इज एन आई वॉश, कुछ नहीं होने वाला है। एडोकिज्म विल नॉट वर्क इन हरियाणा। 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी, टीचर्स की जॉब खाली पड़ी, 5,000 स्कूल बंद हो गए बिकॉज आपने टीचर्स रिक्रूट नहीं किया, क्योंकि आपने प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर्स, स्कूल लेक्चरर्स रिक्रूट नहीं किए। शिक्षा को सबसे बड़ी चोट अगर किसी राज्य में पहुंची है, 5,000 स्कूल बंद हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी की सब। अरे स्कूल खोला करती है सरकार, आपने तो स्कूल बंद कर दी। आप किस बात की बात कर रहे हैं? बेरोजगारी में जो सरकारी आंकड़े हैं देश के अंदर, सरकारी संस्थाओं के आंकड़े, उसमें हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1, जो नंबर 1 हरियाणा हुआ करता था कांग्रेस के समय, वो सरकार नंबर 1 हरियाणा को 14वें नंबर पर ले गई। हमने हरियाणा को सजाया था संस्थाओं से, हमने हरियाणा को सजाया था मेट्रो से, हमने हरियाणा को सजाया था यूनिवर्सिटी से, IIM से, NIFT से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से, डिफेंस यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, न जाने कितने सैनिक स्कूल से हम लेकर आए, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट लेकर आए, बाड़सा में एम्स लेकर आए। हमने क्या नहीं किया? ये बताएं, इन्होंने घोषणा की थी सरकार 9 साल पहले जी कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। कौन से जिले का मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन कर दिया है इन्होंने कहा हर जगह यूनिवर्सिटी खोलेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी घोषणा होकर वो कंप्लीशन हो गई? किसी की बिल्डिंग बनी है? जो अब तक 9.5 साल से झूठ बोलते आ रहे थे, जनता की आंख में धूल झोंक रहे थे, अब जब वो पकड़े गए हैं, अब जनता जब जिनको भगाने के लिए तैयार है, तो झूठ का पिटारा खोलकर जुमलो और घोषणा मंत्री बन चुके हैं मुख्यमंत्री जी। हर चीज की घोषणा। अब आप खुल के कह रहे हैं घोषणा मंत्री बन चुके हैं के बारे में कहना चाहता हूं। जी शर्मा जी, मैंने कहा अब आप खुल के कह रहे हैं कि घोषणा मंत्री, अब आप नहीं कहेंगे, सॉरी गलती से निकल गया। मैं ये भी कहूंगा जी मैं ये भी कहूंगा जी कि आज के दिन नायब सिंह सैनी जी हमारे इशारे पर काम कर रहे हैं। अच्छा, जो घोषणा हम कर रहे हैं, हाँ जो हमने कहा है भी हमारा ये इलेक्शन मैनिफेस्टो रहेगा, हाँ, हमने कहा हम 500 का गैस का सिलेंडर देंगे जी, तो आज उस बात को चुरा रहे हैं। हाँ देंगे कि नहीं देंगे? हाँ सबको क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ हाँ EPL को दे रहे हो, बहुत खुशी की बात। जी, कब दोगे, नहीं दे पाओगे, ये अलग की बात। हाँ, मतलब अगर सारी घोषणाएं यही कर देंगे जो आपकी हैं, तो फिर अब आप चुनाव में जाने वाले हो, तो आपका जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें मुख्य कौन सी चीजें रहने वाली है? हालांकि चुनावी घोषणा पत्र आने में अभी समय है, कौन सी मुद्दे हैं जिनको आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं? देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इज नाउ ए क्लर्क ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जो हम कहेंगे हाँ,
वही वो करते रहेंगे। जी। हमने कहा था 6,000 रुपए का बुढ़ापा पेंशन देंगे। हाँ हाँ। आपकी सहयोगी पार्टी रही बीजेपी की, 5100 की बात किया, 3,000 पर क्यों है 10 साल में? हमने कहा 2 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। अब इस बारे में घोषणाएं करनी शुरू कर। हमने कहा सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, मेट्स को, मनरेगा मेट्स को पक्का करेंगे, चौकीदारों को पक्का करेंगे। नंबरदारी प्रथा जो इन्होंने खत्म कर दी, उन नंबरदारों को वापस उनकी प्रतिष्ठा दिलाएंगे। जो पोर्टलों से जीवन का जंजाल बन गया, कहीं पेंशन आईडी, कहीं फैमिली आईडी, कहीं फैमिली की इनकम आईडी, इसके आधार पर 10 साल तक लोग कागज उठाए दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। और किसान जिसको पोर्टल पर अपनी फसल को बेचना पड़ रहा है, भावांतर भरपाई योजना, नुकसान हो जाए तो पोर्टल पर जाओ, बीमा करा लिया है, बीमा हो रहा है तो पोर्टल पर जाओ। ये पोर्टलों की सरकार जो है, इसकी पोर्टली को बंद करेंगे। हमने ये कहा है। हमने कहा है विश्व स्तरीय शिक्षा। हमने 19 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनाई, अनेकों मेडिकल कॉलेजेस बनाए, प्राइवेट सेक्टर के भी और गवर्नमेंट सेक्टर के भी। हमने कहा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं दें। 5 लाख की बजाय 25 लाख तक हम एक व्यक्ति को उसकी गारंटी देंगे इलाज, मुफ्त इलाज। हमने ये भी कहा है 300 यूनिट बिजली हमारी राजस्थान में सरकार बनी, वहां हमने दी, हमारी हिमाचल में बनी, वहां दी, आंध्रा में दी, छत्तीसगढ़ में दी, मध्य प्रदेश में बनी। पहली कलम से हमने हर जगह ओपीएस लागू किया। बिजली की 500 यूनिट, हमने 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान, हिमाचल और अपनी सरकारें जहां जहां थी उसको लागू करने में 24 घंटे नहीं लगाए। पहली कैबिनेट की मीटिंग में उसका फैसला लिया। गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट देने की बात हमने की। अब ये कह रहे हैं हम भी देंगे। अरे 10 साल गुजर गए, आपने एक प्लॉट नहीं दिया। हमने 1973 में पहली बार दिए। 2008 के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में योजना आई, इंदिरा आवास योजना, 3,82,000 प्लॉट दी। और हमने फिर घोषणा की, हमारी सरकार आ रही है हरियाणा में, गरीब भाइयों जो भी दोबारा सर्वे करा कर हम आपको 100 गज के प्लॉट देंगे। क्रीमी लेयर आपने घटा दी, 10 साल से आपने क्रीमी की लेयर घटाई, 6 लाख पर ले आए। अब आखिरी महीना का चुनाव का आप उसको 8 लाख पर ले जा रहे हैं। हमने कहा हम 10 लाख पर लेके जाए। दैट इज द राइट लेयर। हमने हर गरीब का पीछे पीला राशन कार्ड इन्होंने छीन लिया। लोग पीला राशन कार्ड बनाने के लिए घूमते रहे, पोर्टलों पर जाते रहे, कभी आधार कार्ड लो, कभी ये लो, कागज ही पूरे नहीं। हम दोबारा पीले राशन कार्ड बनाएंगे, पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, 500 का गैस सिलेंडर सबको देंगे, 300 बिजली ये जो घोषणाएं आप करने की बात कर रहे हैं या इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्या जो हमारा हरियाणा राज्य है, आर्थिक आधार पर हम इतने सक्षम हैं? क्योंकि कोविड के दिनों में हमने देखा था कि जो राज्य सरकार है उसके पास 1 महीने के बाद दूसरे महीने की अगर तनख्वाह देनी हो तो उसके भी लाले पड़ जाते हैं। तो ये ओल्ड पेंशन और जो बाकी स्कीम्स की आप बात कर रहे हैं, अभी हिमाचल में भी हमारे दोस्त हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपके तो चेले हैं, उनकी सरकार बनी तो अब वो धीरे धीरे जो उन्होंने घोषणाएं की थी वो वापस लेनी पड़ रही है। हालांकि जयराम जो सरकार थी भाजपा की, उसने पानी के बिल माफ़ किए थे, अब उन्होंने 100 रुपये लगा दिए। बिजली माफ़ करने की बात की थी, उस पर लगा दिया। 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन देने की बात कही थी। तो आर्थिक हालात ऐसे हैं कि चाहकर भी दे पाना काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाता शर्मा जी? देखिए, आप समझ सकते हैं कि हिमाचल में पिछले साल हमारी सरकार आने के बाद, क्योंकि आप हिमाचल का उदाहरण दे रहे हैं, 10,000 करोड़ की तबाही हुई, सारी सड़कें टूट गई, सारा हिमाचल बाढ़ग्रस्त हो गया, बहुत बड़ी त्रासदी से लोगों को गुजरना पड़ा। हमारी सुक्खू सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने केंद्र से मदद मांगी तो मात्र 15 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ रुपए हमें हिमाचल की सरकार को दी। हमारी सहायता करने की बजाय हिमाचल की सरकार और हिमाचल के लोगों का मजाक उड़ाया। हमने जो बातें की, जिन स्टेट्स में हमारी सरकार आई,
उनमें हमने वो बातें पहले लागू की। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, जब वो कोई बात कहते हैं, ये इंश्योर्स कि वो पूरी हों। अब आप बताइए कि हरियाणा के अंदर व्यापार कैसे बढ़े, कैसे इंडस्ट्री आएगी? क्योंकि इंडस्ट्री के वो एक वातावरण चाहिए, शांति का, सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का। जी, कानून व्यवस्था का तो जनाजा निकल गया है। कत्ल हो रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। हरियाणा अपराध में बिहार से आगे निकल गया है। और आप देख रहे हैं व्यापारियों पर गोलियां दागी जा रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं। जी, ये व्यापारी के अंदर बड़ा आक्रोश, रोज गोलियां चल रहे हैं। गैंगस्टर इन हरियाणा के तमाम- अंदर आज हावी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे, हमारी एक शुभकामनाएं। बात और कहूंगा, जी बिल्कुल बिल्कुल। ओलंपिक का सीजन चल रहा है। जी, हमने नीति चलाई थी, पद लाओ पदक लाओ। हाँ। 750 से ऊपर लोगों को पद लाओ पदक लाओ की नीति पर काम करते हुए हमने नौकरियां दी, गस्टेड पोस्ट पर लेकर आए। जो ओलंपिक मेडल लाए उनको डीएसपी बनाया, किसी को एसडीएम बनाया, किसी को क्लास 1 ऑफिसर बनाया। खेल की प्रतिभाओं को हमने आगे बढ़ाया। हरियाणा आज भी 3 पदक अगर आए हैं तो वो हरियाणा के आए, क्योंकि हमारी नीतियों का परिणाम था। हम एक बार फिर से पहलवानों को सड़कों पर घसीट कर नहीं, महिला पहलवानों की बेइज्जती कर नहीं, बल्कि उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हमारी बेटी विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया। बहुत दुख है, सारे देश का दुख है, हरियाणा के लोगों को दुख है। हमारी जवान और किसान और पहलवान और की संस्कृति, हमारा खेलों से बहुत प्यार, हमारा अपनी बेटियों से प्यार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगने वाले लोग 1 साल पहले विनेश फोगाट को सड़कों पर घसीट कर लाठियों से उस पर वार कर रहे थे। आज उसके प्रति प्रधानमंत्री जी के शब्दों को देखकर मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। अरे आपके माफिया लोगों ने पहलवानों के साथ जो किया उस समय तो आप बोले नहीं। अब जब वो बेटियां चमत्कार कर रही हैं, कोई ना कोई साजिश जरूर है विनेश के खिलाफ, क्योंकि विनेश ने पहलवानों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिसके माफिया लोगों के खिलाफ लड़ी थी। इसलिए उस लड़की के साथ मुझे लगता है, आई एम लॉयर बाय प्रोफेशन, हर एक चीज को आप देख सकते हैं कि उसके साथ एक साजिश के तहत वो कार्रवाई हुई है। इसकी बहुत गहन जांच होनी चाहिए जी, इसके लिए। अरे डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, जी, टेक्निकल आदमी, ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, और वो 3 मुकाबले लगातार जीत कर आने वाली लड़की का वजन बढ़ने कैसे दिया? जिस प्रकार की डाइट आपने दी, क्यों पानी पीला, कितनी बातें आप सोच सकते हैं। उस बेचारी, उस लड़की को जो देश की स्वर्ण आशा बन चुकी थी, आज इनकी नीति और इनकी गलत फैसलों से आज जो हमारी बेटी मायूस होकर ओलंपिक से कुश्ती को अलविदा कह रही है। कि देश के नेता जो आज की सरकार है, तो टू मरना चाहिए कि हमारे एथलीट्स जो हैं उनका उत्साहवर्धन हो गई, बजाय आज वो खेल को छोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात हो सकती जी। जी शर्मा जी, आपके साथ बात करके लगातार हमें हमेशा मज़ा आता रहा है, लेकिन थोड़ी समय की बात है और इसके बाद अब आपके बाद हम जोड़ने जा रहे हैं अभय सिंह चौटाला को। आप हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़े, अपने दिल की बात हमसे कही, हमारे खट्टे मीठे सवालात का आपने जवाब दिया, तो तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने कांग्रेस की रणनीति को लेकर बात कही और जो मौजूदा सरकार है उसकी जो नीतियां हैं उनको लेकर बात की। अब अभय